जय हिंद एवरीवन। आज मैं प्रेजेंट हूँ आप सबके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 लेकर मेटामॉर्फोसिस की डायरेक्टर और फाउंडर मिसेस सोनल झज्ज के साथ। और मैं इनका स्वागत इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। तू कलयुग की द्रौपदी है सखी, ना कोई कृष्णा आएगा। तेरे सतयुग की यात्रा तेरा मनोबल कर पाएगा। तेरे सतयुग की यात्रा तेरा ही मनोबल कर पाएगा। और मैं सोनल मैम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपनी तरफ से देती हूँ कि ये एजुकेशनिस्ट है। इनका एक्सपीरियंस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और साइकियाट्रिस्ट के फील्ड में भी इन्होंने काम किया है। अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं और इन्होंने इनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो बच्चों की वेलबींग से रिलेटेड है। किस तरह से जनरेशन गैप का एजुकेशन पे असर पड़ता है और उस एजुकेशन पे किस तरह से हमें टर्न करना चाहिए कंपास को बच्चों की तरफ, ताकि बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य संभालने के लायक बन सके। इनका ये मोटो है एजुकेशनिस्ट होने के नाते। और इनका मेटामॉर्फोसिस जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये कोरोना के टाइम इन्होंने स्टार्ट किया। और इसी मोटो को लेते हुए कि बच्चों की एजुकेशन कहीं से इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए और खराब नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से बच्चे उजाला लाते हैं, हमारे देश के भविष्य बनते हैं जब उनकी परवरिश और उनकी एजुकेशन उनके हिसाब से होती है। और मैं सोनल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दें व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच नाजिया जी, आपने आज मुझे वो मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। इंडिया रॉक्स जो एक टाइटल है, वो मैं कहती हूँ हर एक नारी को वो ये टाइटल जाता है, इंडियन वुमेन रॉक्स। जैसे हम अभी आ रहे हैं अप्रोचिंग द वुमेन्स डे, और हम हर एक नारी को सलाम करते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करती है, कैरियर, ड्रीम्स, गोल्स, और वो सिवाय माँ के अलावा और कोई नहीं होती है। तो माँ के हिसाब से जैसे आज रोज डे है, और हम जी जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपनाने चले हैं, अगर हम उसको इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें, रोज का मायने ये होता है कि हर सुबह जब हम अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग या कुछ भी एक ऐसी चीज बोलते हैं, एक स्वीट स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं, उन्हें फिर वो फूलों की जरूरत नहीं है, उनके लिए वही फूल बन जाता है। बच्चों का खिलखिलाना, बच्चों का जिंदगी भर भगवान के जो प्रति विश्वास रहता है, वो एक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुला रहना चाहिए हमेशा। और एक एक गुलाब की पंखुड़ियों को लेके आज मैं नाजिया मैम को ये समर्पित करती हूँ रोज डे का, फॉर दिस वंडरफुल। और जिस बहुत हिसाब बहुत से वो और धन्यवाद। मैं बहुत जिस बहुत हिसाब धन्यवाद से दी। वो और मैं जिस हिसाब से इसी राह पर चल रहे हैं, बेखौफ और बेडर होकर, कि हमारे बच्चों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमने अपने बच्चों के पीछे। मैं ये नहीं कहती कि वी नीड अप्रिसिएशन, बट ये है आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक एग्जाम्पल बने कि संस्कार, परवरिश ये बहुत मायने रखते हैं। तो टू ऑल द मदर्स फॉर टुडे ऑन दिस रोज डे, आप सबके लिए मैं एक, जिन्हें अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया, अपने सपने सेक्रीफाइस किए, और फिर भी हम उसी जुनून से, उसी Enthusiasm जज्बे से। से जी मुस्कुराते रहते हैं, उसी संघर्ष पे चलते रहते हैं कि नहीं, हम भी एक गुलाब की तरह है और हम खिलखिलाते रहेंगे चाहे कितने भी तूफान आए, क्योंकि जो गुलाब के पंखुड़ियां होते हैं वो हर मौसम में पूरे साल अवेलेबल रहते हैं। कांटों के बीच में रहकर वो खिलते हैं, और हर एक माँ वैसी होती है, कितने भी कांटे उसके आसपास हो, उसे खिलखिलाना है गुलाब की तरह। तो एक इंग्लिश में मैंने पोयम लिखी है छोटी सी, जैसे आपने हिंदी में कही। हाँ। Amidst the silent thorns, blooming in its crowning glory, spreading fragrance in the garden of life, where divine souls sing a soulful song, where bees hum and whisper on every petal, teaching one and all about the law of nature. In its ebb and flow, life travels smoothly, where chapters of an untold story unfold. A dry rose petal hidden in the pages of our old diary makes me go down memory lane. 20 साल पहले, 25 साल पहले हम सबने एक दूसरे के फ्रेंड्स को गुलाब दिया होगा। आज वो गुलाब के फूल, आज हम अपने ओल्ड डायरीज के बीच में हम जब रखते हैं, जब वो पन्ने खुलते हैं, तो हमें पन्नों के साथ साथ वो गुलाब के पंखुड़ियाँ वो सारी चीजों की भी याद दिलाते हैं। और वो सारी चीजें हमें हमारे परवरिश की याद दिलाती है, जिन्होंने जी हमें ग्राउंडेड रखा, जिन्होंने हमें एक ऐसे सरताज पे रखा है
हमने वही संस्कार बच्चों को भी देने हैं। और आज के एजुकेशनिस्ट और आज के जो नामचीन एडुकेटर्स जो अपने आप को कहते हैं, जो 21st लर्निंग की बातें करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि गुरुकुल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है। उसको ये है कि आप कैसे हो, आप जैसे रहोगे बच्चे वैसे बनेंगे। अगर आप जी चाहे मंदिर जाते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, दर्शन करते हो, भगवान एक है। भगवान मैसेज यही कहता है कि मुझे दिए वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ये पाखंडी जो तुम करते हो ये नहीं चाहिए। तुम अच्छे इंसान बनो, तुम सबके दिल से अपने, वो कहते हैं ना, नियत साफ रखो। और जब जी नियत साफ होती है तो वो सारी चीजें बच्चों में भी जाती है। बच्चे तुम्हें देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस राह पे चल रहे हैं, हमें भी वैसे ही चलना है। बट हमारी सोसाइटी कई बार ये अलाउ नहीं करती है हमारे बच्चों को वो राह पे चलने के लिए। हर तरफ से बच्चों पे जोर लगाया जाता है पढ़ाई का, हर तरफ से बच्चों पे वो एक प्रेशर लगाया जाता है कि नहीं, सोसाइटी ये नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये एक्सेप्ट करेगी। जबकि जी एक्सेप्ट कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट ये करना है इंसान बनो। जब तुम जी इंसान बनोगे, सारे एकेडमिक्स जितने भी तुम्हारे, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट, वो अपने आप इतने अच्छे नंबर ले आएंगे क्योंकि तुम्हारे मन में वो नियत साफ है, तुम्हारे ये सारी चीजें साफ है। वो जाके यूनिवर्स में आके तुम्हारे एकेडमिक्स पे झलकती है। तो दिस इज व्हाट आई कॉल, हमें करिकुलम की बातें नहीं करनी है, हमें ये सब नहीं करनी है, हमने परवरिश करिकुलम बनाना है। परवरिश करिकुलम का मतलब यही है, गुरुकुल सिस्टम को किस तरह से हमेशा चलाए रखना है। चाहे आप किसी भी जाति को, जब हम पैदा होके आए थे, हम अपने ऊपर ये लिख के नहीं आए थे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। हम एक इंसान के रूप में पैदा होके आए। जी भगवान ने हमें इतना सुंदर दिमाग दिया है, इतने अच्छा हाथ पैर आंखें दी है, तो हमें अच्छा देखने और अच्छा सुनने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों हम जी उस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे अगर बॉडी के सिस्टम अच्छे चल रहे हैं तो उस परमात्मा की देन है कि आज हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है एक प्लेटर पे। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना जी कुछ हासिल नहीं होगा। तो सबकी जी मेहनत अलग है। नियत साफ रखो, मेहनत करो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो। अपने आप देखिए, आप अपने जो चांदी की थाली जो आप कहते हैं उस पे अपने आप सब कुछ अपने आप आता जाएगा। और यही चीजें हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। जो परवरिश है अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। पेरेंट्स कहते हैं ना, वो दुनिया में अगर सबसे भरोसेमंद इंसान तुम्हारे लिए जो अच्छी सोच रखता है वो तुम्हारे माँ बाप है। जी तुम चाहे अपने दोस्तों में कितना घुल मिल जाओ, तुम्हारे चाहे दोस्तों में कितने भी मशरूफ हो जाओ, लेकिन पेरेंट्स को तुम कभी भूल नहीं सकते हो। तुम 70 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, पेरेंट्स के जो तुम्हारे राह पे चलाने के जो शिक्षक है, वो ये नहीं कहते कि हमारे सपने पूरे करो। कई पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमारे सपने पूरे करो, बट बच्चे अपना जन्म लेके आए हैं, उन्हें भी वो छूट दो, उन्हें भी वो एक्सप्लोरेटरी पिकनिक पे जाने का वो मौका दो कि वो भी जिंदगी के सफर को चुने, उसके साथ खड़े रहो। जी पर आप रोकोगे नहीं। हाँ बोलिए, हाँ नाजिया जी बोलिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दी कि जो इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के अंदर आ जाती है कि जब हम इनको फ्रीडम देंगे तो ये सही काम नहीं करेंगे, और इसकी वजह से वो उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। जबकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब जब हम बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं और उनको उनके हिस्से की फ्रीडम देते हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एजुकेशन में भी और जिंदगी में भी। तो ये चीज बिल्कुल 100% है, ये 100% है। आप अगर कहते हैं ना किसी भी जानवर या पक्षी को बांध के रखोगे, वो जंजीरें तोड़ के भागना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बंधन नहीं पसंद है। बच्चे भी जी वैसे ही है, बच्चे को बंधन नहीं पसंद है। बच्चे ये कहते हैं कि हम, हमारी उंगली थाम के हमारे साथ चलो। जब हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी उंगली थामता है, तुमने कभी देखा है भगवान तुम्हें बांध के रख रहा है? नहीं ना। ईश्वर तुम्हें बांध के तो नहीं रख रहा है ना, पर ईश्वर साथ रहता है। इसीलिए हमें जी अपने बच्चों पे वो एक भरोसेमंद वाला, एक वो कहते हैं वो एक सॉलिड फिगर देना चाहिए कि देख, यू हैव योर पेरेंट्स बिहाइंड यू, नो मैटर वॉट एवर द हार्डशिप्स आर। पर जी आजकल के बच्चे वो चीजें भूल जाते हैं कि पेरेंट्स हम पे बोझ है, या पेरेंट्स की थिंकिंग अलग हो गई है। वो आपके जमाने का टाइम में चलता था, आज के जमाने में नहीं चलता। जमाना सब एक ही रहता है, जमाना सब हर एक ही रहता है। हर जमाने में इंसानियत की मांग होती है और उसकी वैल्यू होती है। इंसान को इंसान समझते रहो, खुद भी जियो, सामने वाले को भी जीने दो। एजुकेशन का मेन पर्पस यही है। बिल्कुल। एजुकेशन अगर बच्चों को मोनिटाइज्ड कर देगी हर तरह से,
तो फिर ये जो पर्पस है एजुकेशन का, इंसानियत को बनाए रखने वाला, ये पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो इतनी सी सिर्फ मैसेज माँ बाप को भी बच्चों को पहुंचाना है कि तुम्हें एजुकेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि तुम खुद की वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग समझो, और बिल्कुल। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको इंसान समझो। बस अगर इतना किसी बच्चे ने अपनी एजुकेशन से समझ लिया, तो उसकी एजुकेशन फुलफिल्ड है। और पैसे तो ऊपर वाला रोजी दे ही देता है हमारी नीयत देखकर, और उतनी ही रोजी दे देता है जितनी लाइफ जर्नी पे हमें जरूरत होती है। अब हम सम्राट अशोक नहीं है कि हमें बहुत बड़ा राजमहल भी चाहिए, बहुत साम्राज्य भी चाहिए, क्योंकि हम राजा की पोस्ट पे हैं। हम एक इंसान की पोस्ट पे हैं जिन्हें इंसानियत बनाए रखने इतना पैसा चाहिए, उतना वो दे देता है। तो अगर हम मेहनत करते हैं, आपने जो अभी कहा कि मेहनत जरूरी है, और वो ही समझाता है कि मेहनत किए हुए मेहनत के पैसे ही जायज हैं। तो बिना मेहनत के पैसे खाने की और बच्चों के सामने उसको यूज करने की ये आदत भी बच्चों के अंदर नहीं, पेरेंट्स अपने एक्शन से कम नहीं डाले। और ये भी अपने ही एक्शन से बच्चों को सिखाना है कि बच्चे, जब पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था और मेरे पास दो ही ऑप्शन था कि बच्चों के पास रहना है या वर्क प्लेस पे, तो मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि पैसे से तुम्हारी मोहब्बत मैं नहीं खरीद पाता। ये एहसास बच्चों को हर कदम पे माँ बाप के एक्शन से दिलाते रहना चाहिए। और मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि अगर ये सारा अपने एक्शन से बच्चों में एहसास डेवलप किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो वो बच्चे कभी भी बड़े होकर ऐसे रॉ बिल्कुल। और ठोस जो पत्थर बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो दूसरा सवाल आपसे है, आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आपने एजुकेशन ली होगी उस वक्त भी बहुत सारे चैलेंजेस थे समाज में, लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना, ये सब चीज उस दौर में होगा जरूर। तो किस तरह से आपने अपना करियर का जो भी प्रोफेशन चुना, और उसको किस तरह से आपने दूरदर्शिता से समझा कि ये परिवार के साथ साथ मैं इसको चुन करके दोनों को बैलेंस कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी है और एक बहुत चैलेंजिंग बड़ा सवाल है, बिकॉज ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एडुकेशन की इसमें आऊंगी। मेरा मतलब पर्सपेक्शन कुछ और था। लेकिन ये था कि जैसे जैसे मेरे फादर का मेरे को गाइडेंस बहुत मिला, फादर का सपोर्ट बहुत था। और फादर मेरे जो जिस तरह से मुझे सराहना करते थे, ये नहीं, मेरे फादर ये नहीं कहते थे कि पढ़ना जरूरी है, नहीं। माय फादर वाज अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और आज शायद अगर मैं हूँ, आज जो भी हूँ, मैं आज मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। और उन्होंने, उनके पास कभी टाइम भी नहीं था कि वो मेरे बाजू में बैठे और मुझे संस्कार सिखाए, बट उनको देखते 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 वो मेरे अंदर अपने आप आता गया। जी। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो वो एडुकेशन का ऐसे था कि साइंस में जाना था, डायटेटिक्स में जाना था, फिर मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए, फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, चलो इसमें नहीं है अगर, तो जो भगवान ने सोचा है उस पे आगे बढ़ते जाओ। देन आई जी। टुक अप अर्ली चाइल्डहुड का वो था। और जैसे ही मैं उस नदी में डूबी अर्ली चाइल्डहुड की, मैंने वहां पे देखा कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, पैदा तो कर देते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। तो जी। क्या चीज है जो नहीं संभाल पा रहे पेरेंट्स, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ शादी करके आना और बच्चे पैदा करना, वहां मंजिल खत्म नहीं होती है। वहां से सफर जिंदगी का शुरू होता शुरू है। होता है। जी। वहां से सफर जिंदगी का शुरू होता है, और वो ना कभी खत्म होने वाला सफर रहेगा, जो आपके जी। आखिरी सांस तक। जी। आपके चाहे बच्चे कितने भी बोले आज आप हमारे साथ नहीं आओगे, आज हम अकेले जाएंगे, फिर भी एक ऐसा मोड़ आता है जब बच्चे कहते हैं मम्मा आप कहाँ हो। तो वो जी। एक जो एक भरोसा है जब वो कहते हैं, तो उससे एहसास होता है कि यस, एक बच्चों के और बीच में पेरेंट्स में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और मेरे जी। फादर का ट्रस्ट मुझ पर रहा, मैं उस उस लाइन में चलती गई। फिर मुझे ये था कि मुझे आगे पढ़ना था, बट उस बीच सफर में बस यही हो गया, फिर बीच में शादी हो जाती है, फिर रुकावटें आ जाती है, थोड़े थोड़े चैलेंजेस ऐसे आते हैं। फिर मदरहुड सेटलमेंट्स का किए रोल मैंने, आ बिकॉज जाता है। मदरहुड का रोल मदर आ का तो जाता है। रोल नहीं, मदर का रोल तो नहीं आया था। मदर का रोल तो बहुत लेट आया था, शादी के 5 साल बाद आया था। बट जी। वो 5 साल में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे आई थी कि मैं बॉम्बे की रहने वाली थी और मेरे हस्बैंड विलेज टाइप के मेंटालिटी के रहने वाले थे।
जी तो एक शहर से पढ़ी लिखी लड़की जब वो गांव वाले उसमें जी, जाती है, अपब्रिंगिंग बिल्कुल डाइवर्जन है अपब्रिंगिंग दोनों का। बहुत जी, बहुत, बट कहीं ना उसको कहीं बैलेंस किया अर्बन, आपने। हाँ अर्बन अर्बन लाइफ में और वो विलेज लाइफ में मैंने बहुत अंतर देखा। जी अर्बन लाइफ में बच्चों को प्यार तो मिलता है, बट वो एक तरह से ऐसे होता है कि वो लिमिटेड प्यार होता है कि आज टाइम नहीं है, आज है, थोड़ा सा टाइम बचा है तो पेरेंट्स कहीं ले जाते हैं, बट पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते। तो उन्हें ये गलत फहमी होती है कि शायद हम बच्चों को चीजें दिला के खुश करें, पर बच्चों को जी चीजें दिला के खुश नहीं चाहिए। बच्चे चाहिए पेरेंट्स चाहे आधा घंटा बैठे साथ बैठे। तो जी पेरेंट्स में ये होता है आज हम कमा रहे हैं, आज हम बच्चों को ये दे सकते हैं, बट आने वाले 10-15 साल बाद बच्चे रियलाइज करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहीं गलत थे। उनको ये था कि हमें चीजों से सेटिस्फेक्शन मिलती है, चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। हमें आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपके हर कदम पे सराहने की वो चाहिए। तो जो चीज मैंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस किया, जी और जैसे ही मैं वो गांव वाले सेटअप में गई शादी के बाद, वहां मुझे 3 जनों के प्यार के बदले मुझे 200 जनों का प्यार मिला। जी तो इतना प्यार मिलने के बाद और सबका इतना मुझे लाड़ मिलने के बाद, जैसे एक बड़ी बहू होने के नाते जो मेरा एक किरदार था वो मैंने निभाया। और सबसे ज्यादा मेरी जो शक्तिशाली जो एक औरत रही है मेरे लाइफ में, मेरी मदर इन लॉ रही है। मतलब शी वॉज नॉट एडुकेटेड, शी वॉज नॉट लिटरेट, बट आई फील at this age that she was the most educated woman, यस she was most literate woman। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको उस तरफ से देखा जाए, जमाने के छल कपट से दूर, दुनियादारी से दूर, किसी को नीचे गिराने की उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, सबको एक साथ मिलकर चलने वाली, फैमिली को यूनाइटेड लेकर चलने वाली औरत थी, रिश्तों जी को मायने देने वाली औरत थी, जो चीज मैंने नहीं सीखी थी अपने पेरेंट्स के यहाँ। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी, छोटी थी, जी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था। तो ज्यादा ये चीज लोगों के मैंने साथ किस तरह से समाज में बिहेव करना है, हाँ वो स्किल बहुत आपकी सास ने बहुत आपके अंदर डेवलप की। बहुत बहुत ज्यादा। और मैं ये नहीं कहती डेवलप किया, संस्कार भी बहुत पड़े, पेरेंट्स के भी बहुत पड़े, लेकिन बट वो होता है कि वेन, नए सिचुएशन में यस, आपका हाथ थामा कि मैं हूं हाँ तुम्हारे साथ, ये बहुत बस। बड़ी बात होती है। और वहां जाने के बाद जब सबने मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड को भी कहा, मेरे इन लॉज को भी कहा कि आपकी बहू कहीं से भी लगती नहीं है, मुंबई शहर से आई। हर एक रिश्तेदार के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, दिल से उनके आशीर्वाद को मायने देना। आज कोई तुम्हें दिल से दुआ दे, आज मिलेगा नहीं, दिल से दुआ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जिनका जी जिनको मिलता है ना, उनके ले लिया करो। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत जी कीमती होती है वो ब्लेसिंग, उसमें इतनी शक्ति होती है कि तुम अगर भगवान की पूजा पाठ नहीं भी करोगे ना, बस वो एक ऐसे इंसान के तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाए ना, पर पता नहीं तुम कहाँ पार कर जाओगे। तो मुझे वो जी बहुत मिला, बहुत मिला वो। तो वो सबका प्यार, वो सबका वो, तो उन्होंने मुझे ऐसे अपनाया कि तू अब हमारी है और तू हमारी फैमिली का पार्ट है। मैं मैं ये नहीं कहती कि मैं अनपढ़ के बीच में थी, मैं मानती हूँ दे वर नॉट एडुकेटेड, बट आई फील दैट वो एक क्लोज नेट इकोसिस्टम जो था, छेड़ा छेड़ाना, मस्ती करना, और एक पढ़ी लिखी लड़की बॉम्बे से आई, उसके गांव में आके सेट होती है, पर वहां अभी भी उन्होंने मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि तू ये नहीं पहनेगी। हाँ, मेरी सास का मेरे से प्यार बहुत था, वो हमेशा ये कहती थी कि लाल कपड़े पहनने हैं, रंगीन कपड़े पहनने हैं। वो ये नहीं, वो कहते थे मेरे होते कभी तो व्हाइट नहीं पहनना। हाँ। उसको ये था कि मेरी बहू है, मेरी बहू मेरी इज्जत है। अच्छी तो दिखनी चाहिए, मेरी बहू सुंदर दिखनी हाँ चाहिए। बहुत, हाँ तो उसको ये बहुत था कि कोई भी आए, जल्दी से लाल रंग का दुपट्टा पहन के आ, जल्दी से नीचे आ जा, जल्दी से वो एक कहते हैं ना, वो प्यार मैंने यहाँ नहीं पाया मेरे पेरेंट्स के यहाँ, वो जी प्यार मैंने वहां पाया। तो जी इतना क्योंकि ज्यादा रोल मिला का मुझे अलग वो, हो तो गया, मुझे, आपका रोल हाँ। और बेटी उस से वक्त मैं, बहू का हो गया, तो आपको प्यार कई हाँ वैरायटी भी मिल गई। बहुत। ऐस- तो वो, और तभी मेरे पास आई डेंट हैव माई किड्स, आई डेंट हैव चिल्ड्रन ऑफ माई ओन। मैं मतलब 5 इयर्स के बाद मेरी बेटी आई। तो वो 5 साल यहाँ वहाँ देख के, फिर मेरे हस्बैंड जो फिल्म इंडस्ट्री में थे उनके स्ट्रगल्स देख के, उनके उनके अंदर जो अपब्रिंगिंग थी, उनके अंदर जो एक संस्कार था, जबकि वो गांव से आके बॉम्बे सेटल हुए थे, पर वो एक एक जो टच था,
जो मैंने बॉम्बे में किसी में भी नहीं पाया था, और तभी मैंने उनको चुना जिंदगी के सफर के लिए, क्योंकि मुझे जी वैसे ही चाहिए था जैसे मैंने सोचा था। जी। तो वो एक चीज बहुत संस्कार बड़ी मायने रखती। जो संस्कार जोड़ के रखते हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव यस, में, बहुत वो फिर बहुत। स्ट्रॉन्ग जो बंदा बनता है या कोई बंदी बनती है, फिर उसको हिलाना मुश्किल होता है। बहुत तो वो मुश्किल। चीज होनी चाहिए इंसान के अंदर। हम्म। मैम, जब आप माँ बनी तो सबसे पहला चैलेंज आपको क्या फील हुआ? और सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जब मैंने व्हेन आई गॉट माय डॉटर, दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट नो मैटर व्हाट, जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, मैं अपनी बेटी को अकेले तो नहीं छोड़ूंगी और ना किसी के अंडर रखूंगी, हम्म। चाहे लाइफ में कितनी भी कठिनाई आए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों में से एक जन तो हमेशा रहेगा। जी हमने कभी आया नहीं रखी, कोई मेड नहीं रखी, हमने कभी अपने बच्चे को किसी के हाथ नहीं छोड़ा, किसी के हवाले नहीं किया कि हम अपनी जिंदगी जिए। अब वो जी एक फीलिंग ही नहीं थी कि हम अपनी जिंदगी जिए। अब ये था, अब हम इस छोटी सी गुड़िया के लिए उसकी जिंदगी है। अब वो उसका खाना पीना उठना बैठना हम पर निर्भर करता है। तो वी हैव टू बी देयर फॉर हर। जी तो हम दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया कि जब आप बिजी होगे, आई विल बी एट होम, व्हेन आई एम बिजी यू विल बी एट होम। एनी वन ऑफ द पेरेंट हैज टू बी एट होम, क्योंकि अगर हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने, अच्छी परवरिश देनी है, साथ ही साथ उनके एकेडमिक लर्निंग जर्नी में भी साथ साथ जाना है, तो वी हैव टू बी देयर फॉर आवर चाइल्ड नो मैटर वॉट एवर द प्रॉब्लम। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम आए, हम दोनों एकजुट एक टीम बनकर इसका हम अच्छे से एटलीस्ट फर्स्ट 8 इयर्स जो हम वो परवरिश कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, कि बच्चा वही 8 साल में सीखेगा बनेगा जो पेरेंट्स उसे देंगे। तो वो हमने वो चैलेंज मैंने ये था कि मुझे जो नहीं मिला मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। जी तो वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे, करियर मेरे थोड़े से ड्रीम सेक्रीफाइस करने पड़े। एंड बिलीव मी व्हेन आई सी माय डॉटर अचीविंग सक्सेस, द सेक्रीफाइस वाज वर्थ इट। आई यस डोंट यस। रिग्रेट। Really, really. And I would say that it's not, in my point of view, it's actually not a sacrifice. It's the इट्स way इन्वेस्टमेंट। to choose priority. यस। Whether money is priority or our daughter or our kids are as priority. as as per my husband, he always says, don't say sacrifice, you have invested. Yes, You yes, have invested. really, really. We invest our time. हम मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि शायद मेरे जो ज्यादा दर्शक हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो जो हम रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, Yes. वैसे हम रिश्ते में वक्त और अपना एफर्ट, अपनी केयर, अपना अफेक्शन, ये इन्वेस्ट करते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक पर्पस होता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो, आज से 25 साल के सफर पे जब वो पहुंचे, तो वो खुद को एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान समझे, पैसे कमाने की मशीन ना समझे। ये बिल्कुल। मेन टारगेट होता है एक एजुकेटेड फैमिली का, अपने बच्चों को संस्कार सिखाते वक्त, कि बच्चे, पैसे से ये जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। मैंने मेरे पापा को अचानक से खो दिया। कोई मतलब उनको बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, पापा को भी और फादर इन लॉ को भी। और जैसे कि लंबी बीमारी के जरिए कोई जाता है तो इंसान को एक सब्र हो जाता है कि वो तकलीफ में थे, तो उनको यही अच्छा था। लेकिन जब अचानक से हम खो देते हैं तो हमें समझ में आता है कि सारी दुनिया एक तरफ धरी की धरी रहती है, और वो बंदा जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। वहां से लाइफ का जो एक ट्रुथ है वो समझ में आता है कि आपके पास करोड़ रुपए रहने दो, एक बार आंख बंद तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो वो ये ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 60। जब उन्होंने सोचा था कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, अब बच्चे सेट हो गए, तब उनका बुलावा आ जी गया। एंड जी दैट वाज द बिगेस्ट, आई विल से बिगेस्ट लाइफ शेकनिंग पॉइंट फ्रॉम टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि पापा के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा। तो जी अचानक से 3 महीने में उनका मतलब बीमार होना और 3 महीने के अंदर चले जाना, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को मेकअप किया कि अब मैं आपके बिना इस लाइफ का सफर कैसे करूंगी। जी तो वो वाकई में आपने जो सही बोला, सारी दुनिया एक तरफ हम अकेले, ये बात सही है, सारी दुनिया एक तरफ हम अकेले। एंड बिलीव मी,
ये चीज नहीं, ये जो मोड़ है, ये जो फेज आया, इससे बहुत बड़ी चीज सिखाए कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है। तुमने अकेले अपनी ही मेहनत, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग, अपना ही जो एक, जो कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर जो एक भगवान ने एडुकेशन की जो थिंकिंग डाली है, जो इमोशन इंटेलिजेंट क्वेश्चन तुम्हारे अंदर डाला है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो डाला है, उसी को बहुत अच्छे यूज कर। स्ट्रक्चर वे में लेके जाना है। हाँ, ये मेरे जी पापा ने मुझे सिखाया था, जी। क्योंकि मेरे पापा बहुत मुसीबत की। प्रैक्टिकल थे। जी जी, सही है। मेरे फादर का भी कुछ ऐसा ही रोल था। वो जॉइंट फैमिली में थे और उनके छोटे भाई बहन भी थे और दद्दा भी थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम उम्र से निभाते निभाते 64 तक थक गई जिंदगी उनकी। और फिर अचानक से वो चले गए। वो कहा करते थे हमेशा कि मैं ज्यादा दिन तक अब इस सफर में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने काम बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया। तो जो इंसान इतने लोगों को, ह्यूमन पावर को मैनेज करना, कहते हैं बहुत बड़ा स्किल है। उस जमाने में उन्होंने इतनी सारी चीजें मैनेज की, सब मैनेज किया और फिर अचानक से चले गए। तो उनकी बस एक ही बात याद आती है कि जो मैंने मोहब्बत और जो तुम्हारे अंदर एक एजुकेटेड इंसान होने का एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया है, वो किसी भी मोड़ पे जिंदगी के खत्म नहीं होना चाहिए। वही मेरे लाइफ बिल्कुल। का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जब भी जिंदगी में दो राहें पे खड़े होने के बाद मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ता है, कोई नहीं होता है बताने के लिए कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चुनना है। और जब मैं सही चीज चुन लेती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी एजुकेशन कहीं ना कहीं सही सक्सेसफुल है, डिसीजन है। मैंने सही चीज चुना यहाँ पे। और वही पावर होती है एजुकेशन की, कि हम जिंदगी के बागीचे में से किस चीज का चुनाव कर पा रहे हैं और किस तरह से अपनी तरफ से किसी को थोड़ा ही सही पर बहुत प्यारा सा सपोर्ट दे पा रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट। एक सोशल चैलेंज जो एक औरत फेस करती है, औरत क्या, मैं लड़की से ही शुरू करूंगी। जैसे कि जब हम स्कूल में रहते हैं तो तू लड़की है, क्रिकेट नहीं खेलेगी, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। वो जो एक जेंडर इनइक्वालिटी समाज की थॉट में डेवलप थी, उसमें और आज तक में कहाँ कितना चेंज आप देखती हैं? मुझे बहुत बहुत ब्रॉड अ, चेंज दिखता है। मुझे मुझे नहीं दिखता है, बिकॉज मैं तो ये कहूँगी समाज बाद में करेगा, जब तक अपने इस चीज से पहले छुटकारा नहीं पाएंगे। तुम्हारे परिवार में ही वही लोग होते हैं जो पहले तुम्हें पाबंदियां लगाते हैं। जब परिवार पाबंदी लगाता है तो समाज तो लगाएगा ही लगाएगा। जी। तो समाज तो बाद में परिवार आता से है। परिवार से समाज समाज तो, बनता है, समाज की यस, छोटी सी इकाई बहुत होती है ही, हाँ। परिवार। जी हाँ, और जिस माहौल में तुम पले बड़े हो, जिस माहौल में तुम एक बीज बनकर खिले हो गुलाब की तरह, उसी जगह पे तुम्हें कांटे भी तुम्हारे अपने ही परिवार वाले मिलेंगे, तो फिर समाज तो क्या नहीं करेगा। समाज जी तो फिर मौके ढूंढेगा ना। जी। और तो एक सवाल है सोनल मैम, की जो समाज समाज हम सुनते आए हमेशा बचपन से, मैंने देखा कि अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि उस जमाने में समाज हेल्प किया करता था एक दूसरे को, इसलिए समाज को हम इतना वैल्यू देते थे। कोई किसी की डेथ हो गई तो पूरा समाज आ जाता था हेल्प करने, कोई शादी है तो पूरा समाज आ जाता था खाना बनाने के लिए, किसी की माँ बीमार है तो दूसरे घर वाले खाना बना करके दे दिया करते थे। तो अब तो वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब चीजों की वजह से। तो फिर हमारा समाज कहाँ तक है? बाउंड्री जो है समाज की, वो हमारे बच्चों के लिए कहाँ तक है? ये एक सवाल तो बहुत ये आता है। चीज, हाँ, नहीं, ये जो हम कहते हैं सोसाइटल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं समाज का जो स्ट्रक्चर है, ये हम जैसे लोगों को इसको रीशेप करना पड़ेगा, इसे नया आकार देना पड़ेगा। और ये जी तभी हो सकता है जब मेरे जैसे, नाजिया मैम जैसे लोग एक साथ होके जुड़ेंगे। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं नाजिया मैम के साथ नहीं जाऊंगी, नाजिया मैम का तो ये नहीं, वो भी एक मकसद में है, वो भी उसी राह पे है जिस राह पे मैं हूँ। पर अगर जी मैं बोलूँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो आगे आ रही है मेरे से, मैं उसे आगे नहीं आने दूंगी, तो ये तो जी फिर समाज तो आगे नहीं आ पाएगा ना। हम जी इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम, जी मैं नहीं कहती अब्रॉड के पर्सपेक्टिव पे रखो, इंडिया खुद अपने आप अपने कल्चर से आगे आने आएगा। इंडिया जी का कल्चर इतना रिच है। बट अगर इंडिया के ही लोग, इंडिया के ही एडुकेटर्स उस राह पे नहीं चलेंगे और बच्चों में वो वेस्टर्न कल्चर का बीज बोते जाएंगे, तो हमारा तो समाज कहीं दिखेगा ही नहीं ना।
तो जी हमारा समाज यूनिटी की बात करता है, हर फेस्टिवल मनाता है। जी तो दैट इज द मोस्ट वास्ट, आई विल से, और वेल्थ करेंसी हमारी वो इंडिया सोसाइटी की है, इतना जबरदस्त है कि हम सब एक साथ मिलकर इस ब्यूटीफुल समाज को एक नया आकार दे सकती है। जी। जो हम बात करते हैं मानवता की, वो हमारे कल्चर में साफ साफ दिखती है। बस थोड़ी सी अड़चन वहां पे आती है जब 50 करोड़ हैं औरतें हिंदुस्तान में। अगर 50 करोड़ ये औरतें यहाँ चली आए तो ये देश बराबर से आ जाएगा उन्नति की कगार पे। तो बहुत कहते बहुत। हैं कि समाज ने औरतों के पीछे औरतों को लगा रखा है। नहीं, अगर एक औरत आ हम कहते हैं, हम वैसे तो मुझे इंग्लिश हिंदी ज्यादा नहीं आती है, पर हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत करते हैं। बट जी आज आई थिंक 5% ही मैं देखती हूँ वुमेन एक वुमेन को वाकई में एम्पावर कर रही है। जी हैव यू सीन एनी वुमेन एम्पावरिंग अनदर वुमेन इन अ वेरी हेल्दी वे? नो। मतलब थोड़ा सा एक औरत को पता चल जाए या एक सक्सेसफुल लेडी को पता चल जाए, इस सामने वाला अगर जानबूझ के साथ खड़ा है ताकि वो आगे जाके मेरे को बीच सफर में मझधार में छोड़ के जाए, तो एम्पावरमेंट का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। बट जी अगर हम बोले नहीं, वो आगे आना चाहती है, उसे हमें हाथ देना है, पकड़ना, तो हम वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत आगे लेके जाएंगे। पर यहाँ वुमेन ही वुमेन की दुश्मन बनी हुई है, एम्पावरमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। जी। तो सबसे बड़ी चीज जो एक मैसेज आता है इस तरह के माहौल से, ये कि मजबूत वो नहीं जो किसी को धक्का मार दे, मजबूत वो है जो कमजोर को उठा के खड़ा कर दे। और यहाँ पे माँ का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ अपनी बेटी के जनरेशन से एक जनरेशन पीछे होती है, लेकिन वो अपनी बेटी को उसके जनरेशन से एक जनरेशन आगे तक पहुंचने में हेल्प करती है, ताकि वो जब माँ बने तो अपनी नई जनरेशन से कोप अप करने में बहुत आसानी फील करे। और ये जो ग्रोथ एक औरत अपनी जिंदगी में करती है, वो वुमेन एम्पावर का बहुत बड़ा एक नमूना है, सबूत है और एक्शन है। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप जैसे एडुकेटर्स से जुड़ करके अच्छा लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं छोटा ही सही बट बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अपने लेवल पे अगर अपनी बेटी को ही एम्पावर कर दूं और मेरी बेटी आगे चल के अपनी बेटी को एम्पावर कर दे, तो एक चेन बनेगा जिससे समाज में एक नए तरह की लहर दौड़ेगी। और इस तरह से औरतें ही औरतों का सपोर्ट बनेंगी, क्योंकि जो मर्द हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और कॉर्पोरेट जॉब उन्हें मौका नहीं देती है, छोड़ती नहीं है कि वो आकर के यहाँ के प्रॉब्लम सुलझाएं। तो यहाँ पे हमें ही खड़ा होना है और हमें ही ताकत बननी है एक दूसरे की। और आप में तो मुझसे जुड़ने के लिए। जाते जाते नाजिया मैम, जाते जाते आई विल से, हम बेटी को ना करें, हम हर एक इंसान को एम्पावर करें, चाहे जी वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, बिकॉज ये हमारे, वो कहते हैं ना, सोसाइटी को आगे लेके जाने वाले लोग हैं अच्छे वे जी में। तो एम्पावर एवरीवन। और एडुकेटर्स के लिए तो मैं खास मैसेज देना चाहूंगी कि जब जब आप साथ जुड़ते हो एक एक मिशन के लिए, तो उस मिशन में लगे रहो। अगर आप बोलोगे मेरे लिमिटेशंस है, तो आप अपने लिमिटेशंस में कभी जिंदगी में आगे नहीं आ पाओगे। अपने लिमिटेशंस को पीछे रखो। जी किसकी लाइफ में लिमिटेशंस नहीं है? सबके लाइफ में लिमिटेशंस है। बट जी उस लिमिटेशंस के साथ आपको आगे चलना है, एक दूसरे का साथ देना है, तब जाके हमारी जिंदगी का जो बगीचा है वो खिलेगा। तभी रोज डे पे आज हमारे सारे इतने सारे गुलाब महकाएंगे, तब जाके जी सोसाइटी बनेगी। जी। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। ये जो मैंने बेटी से शुरू की, वो मैंने शुरू किया पहला स्टेप, जैसे एक माँ करती है। और हम यस। लोग एजुकेटर हैं, हम बाहर निकल के स्कूल में बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी के साथ बच्चों को ग्रो करते हैं। और ये जेंडर इक्वालिटी जब बच्चा ग्रेड 12 तक देखता है तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी लेवल और फिर उसके सोसाइटल लाइफ में बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं बनती, और बिल्कुल। तरक्की बिल्कुल इक्वालिटी के साथ स्टैब्लिश होती है। और यहीं पे मैं रुकूंगी और अपने अपने हिंदुस्तान के सभी बच्चों को बहुत सारी ढेरों दुआएं और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मेरी तरफ से और सोनल मैम की तरफ से, कि वो एवरीवन। बहुत हेल्दी ग्रो हो। और जहां जहां लाइफ में चैलेंज है, मैं कहती हूँ कि द पर्सन हु ब्रेक्स दैट शेल ऑफ नेगेटिविटी अराउंड हिम और हर, दैट पर्सन इज अ चैंपियन। तो यस, सब बच्चे बबल अपने चैंपियन अपने बनना है। हाँ,
अपने 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 सराउंडिंग में बबल मत बनने दे, उस बबल को खुद तोड़ना आना चाहिए। और जी कमजोर कोई नहीं है, सब में जी हिम्मत है। साथ दो जी एक दूसरे को सराहो, एक दूसरे को हंस के मुस्कुराते बात करो, फिर देखो आप हमारे आने वाली जनरेशन कितनी खिलखिलाएगी। सो जी। ऑल द बेस्ट टू अपनी एवरीवन, ताकत टू को नाजिया पहचाने, मैम। अपनी ताकत यस, को पहचाने और अपने संघर्ष को आप अपने बी द इंचार्ज ऑफ योरसेल्फ एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एट योर लेवल। और जुड़े रहिए मुझसे भी और मेटामॉर्फोसिस के मंच से। मैम का भी मेटामॉर्फोसिस का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम करती हैं वो उस पे वीडियोस डाला करती हैं। देखते रहिए कि एक एजुकेटर इंडिया के लिए छोटा ही सही पर कितना इम्पोर्टेंट काम करती है। बहुत। जीते रहिए, थैंक यू खुश सो मच। रहिए, आबाद रहिए। थैंक जय यू। हिंद। जय Thank हिंद, you. जय Thanks a हिंद। lot.